क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है और इसकी वजह से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पृथ्वी का जो हमारा ये तापमान बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो ध्रुवों पे उपस्थित जो बर्फ है वो पिघलने लगी है। वहाँ का जनजीवन, आवास वगैरह सारा का सारा नष्ट होता जा रहा है और इसका असर तो हम देख रहे हैं कि साइक्लोन्स की तीव्रता ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो बारिश हो रही है वो सामान्य से या तो बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है। कहीं पर बाढ़ आ जा रही है और कहीं पर सूखा पड़ जा रहा है। यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर इसका असर हो रहा है। तो चूंकि ये एक सिंगल देश की समस्या नहीं, एक अकेले देश की समस्या नहीं, पूरी पृथ्वी की समस्या है। इसलिए सारी की सारे जितने भी देश हैं, उसमें से अधिकांश हर साल किसी न किसी शहर में मिलते हैं। वहाँ पर एक मीटिंग आयोजित होती है। उस मीटिंग में आगे की रूपरेखा कि किस तरह से विश्व में क्लाइमेट चेंज के असर को कम किया जाए, उसके बारे में विचार विमर्श होता है। कुछ बातें होती हैं, कुछ समझौते होते हैं, कुछ नीतियाँ बनती हैं और इस आधार पे हम क्लाइमेट चेंज को कम करने या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्पेशल मीटिंग को सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है और इस साल कोप 30 यानी इन्हीं मीटिंग्स में जो 30 नंबर की मीटिंग है वो हो रही है ब्राजील में। ये मीटिंग कोप 30 नवंबर 10 से शुरू होकर नवंबर 21 तक चलेगी। कुल मिला के 11 दिनों तक ये मीटिंग चलने वाली है और इस बार ब्राजील नाम का जो देश है, जो कि साउथ अमेरिका में है, वहां पर ब्राजील नाम के देश के एक शहर है जिसका नाम है बेलम। बेलम नाम के शहर में यह मीटिंग होने वाली है। बेलम जो आप देखेंगे अगर मैप में तो आपको दिखाई पड़ेगा, बेलम बिल्कुल समुद्र के किनारे है, यानी कि एक पोर्ट सिटी है। 1616 में जो हमारे जो पुर्तगीज थे, पुर्तगालियों ने इस शहर की स्थापना की थी और रीजन क्या था? ये जो शहर है इसके ठीक सामने जो है आपका, इसके यहीं से शुरू होता है अमेज़न का बड़ा घना जंगल। तो ये पोर्ट सिटी जो है बेसिकली अमेज़न नदी के माउथ पर है और अमेज़न से उस ज़माने में एक स्पेशल तरह का ट्रेड हुआ करता था जिसे हम कहते हैं नेचुरल रबर। प्राकृतिक रबर का उत्पादन जहाँ से अमेज़न में होता था तो उसको इसी पोर्ट सिटी पर लाया जाता था और यहाँ से उस रबर को पूरे विश्व में बेचा जाता था। इस वजह से ये पोर्ट सिटी ब्राज़ील के सबसे संपन्न शहरों में से एक हुआ करता था। तो इसी शहर को चुना गया है इस साल की कोप 30 मीटिंग के लिए और इसके पीछे रीज़न थोड़ा-सा हम कहते हैं सांकेतिक भी है कि अमेज़न का रेन फॉरेस्ट वो यहीं से चूँकि शुरू होता है, इसलिए ब्राज़ील की गवर्नमेंट एक तरह से कह सकते हैं एक संदेश भी देना चाहती है विश्व को कि जिस तरह जंगल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसी तरह से जो है ये जो है हमारा बेलम्स की में जो मीटिंग है, इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो बेलम शहर का के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर ली, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में बात कर ली, लेकिन इन जगह पर जो ये मीटिंग होने वाली है कोप 30, इसमें क्या-क्या चीज़ों पे बात हो सकती है, उस पे बात करते हैं। तो देखिए कोप 30 हो रहा है बेलम में और इससे पहले हुआ था कोप 29 जो कि बाकू में हुआ था, बाकू अज़रबैजान। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज को कम किया जाएगा, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो का मतलब क्या है? देखिए हमारी पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं, अगर हर देश जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहा है, उतनी ही अगर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ले, तो देश का जो नेट उत्सर्जन है, नेट एमिशन है, वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो सैद्धांतिक तौर पर वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, वो कम तो नहीं होगी, लेकिन जिस भी लेवल पर वो है, वो वहीं पर स्थिर हो जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जितना टेम्परेचर बढ़ चुका अर्थ का उतना तो बढ़ गया, लेकिन अब फर्दर और भी वो आगे जो है वो टेम्परेचर यानी कि तापमान नहीं बढ़ेगा। तो सारे जितने भी गवर्नमेंट है सब के सब इसी कोशिश पे कर चल रहे हैं कि किसी तरह से नेट ज़ीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। लेकिन नेट ज़ीरो का लक्ष्य ऐसे आसानी से तो प्राप्त होने वाला नहीं। इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, बहुत सारा खर्चा होगा और इसको कहा जाता है क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस में जो हम कह रहे थे कोप 29 की बात कर रहे थे, कोप 29 में एक कॉन्सेप्ट दी गई कि क्लाइमेट फाइनेंस अभी जो है लगभग हर साल $100 बिलियन दिए जाते हैं। अब इस क्लाइमेट फाइनेंस से होता क्या कि सोलर पैनल वगैरह लगने, कि कोयले से बिजली न जलाओ, उसकी जगह पे जो है आप क्या करो कि सोलर पैनल से बिजली लाओ। लेकिन सोलर पैनल क्या है, महंगे आते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो अमीर देश जो है वो गरीब देशों को ये $100 बिलियन दिया करते थे और इससे फ़ायदा क्या होता है कि गरीब देशों के गवर्नमेंट के पास, जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट के पास एक तरह की पावर आती, फाइनेंशियल पावर आती, जिसके द्वारा वो अपने अलग-अलग तरह के जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं उनको रन करती और अपने देश के जो एमिशन टारगेट्स हैं उनको वो लोअर करती है। तो सबसे पहले कोप 29 में ये कहा गया कि अब जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसको सन 2035 तक
3 गुना कर देना है। यानी कि अभी तक हम $100 बिलियन देते थे, लेकिन अब $300 बिलियन इस पे खर्च होंगे 2035 तक। और 2035 के बाद तो कुछ और भी लेवल पर इसको ले जाएंगे, यानी कि $300 बिलियन की जगह 2035 के बाद हर साल $1.3 ट्रिलियन जो है वो खर्च होगा। यानी कि ठीक ठाक मात्रा में पैसे खर्च होंगे। तो बड़ी अच्छी बात आई, लेकिन इसमें एक पेच था। पेच क्या था कि अमीर देशों ने कहा, जो इंडस्ट्रियल देश हैं उन्होंने कहा कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। या आम भाषा में कहें कि अमीर देश तो इस $1.3 ट्रिलियन या 300 जो बिलियन डॉलर है इसमें तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, कलेक्टिव है। यानी कि गरीब देशों को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और अगर गरीब देशों की गवर्नमेंट नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रही है तो वहाँ की प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनसे पैसे लिए जाएं। अब ये दूसरे प्रिंसिपल के खिलाफ आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे सो कॉल्ड पुअर कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हम लोग इकोनॉमिकली कह सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटली कहें तो ये बड़े रिच कंट्री हैं, बहुत ही अमीर देश हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है दुनिया के सारे जंगल हैं। जितने भी जंगल हैं सारे के सारे कहाँ हैं? इन गरीब देशों में। जितने भी गरीब देश हैं या इन्वायरमेंटली हम कह सकते हैं रिच कंट्रीज हैं, उनका कहना है कि हिस्टोरिकली अगर ऐतिहासिक तौर पे देखें तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किसने किया? अमीरों ने किया। यूरोप ने किया, अमेरिका ने किया, ब्रिटेन ने किया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी ज़्यादा है? इन्हीं अमीर देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। जब पोल्यूशन आपने पिछले 200-300 साल से किया है तो उसके लिए, उसकी सफाई के लिए पैसे हम क्यों दें? हम तो भुक्तभोगी हैं। हमारे पास तो जंगल हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिलीज की थी, उल्टे हमारे देशों में मौजूद जंगलों ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से अभी तक खींचा है। तो इस तरह से अगर हम कहें कि पोल्यूशन करने वाले तो अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के देश थे, और उसका खामियाजा भारत जैसे देश भर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी दुनिया के देश हैं, जो दूसरे दूसरे सेक्टर में बटे हुए देश हैं, या जिनको हम सो कॉल्ड पुअर कंट्रीज कहते हैं, उनका कहना है कि लक्ष्य तो सबके समान है, सबको क्या करना है? नेट जीरो होना है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसी है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड है, यानी कि अमीरों की जिम्मेदारी ज़्यादा है गरीबों के बनिस्बत। कहने का मतलब, जितना भी क्लाइमेट फाइनेंस है उसमें अमीर देशों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन अब की कोप 29 में, जैसे कि हमने पिछली बार कहा कि कोप 29 में इस बात को ही पूरा का पूरा पलट दिया गया। वहाँ तो कहा गया अमीर देश देंगे ही पैसा, साथ ही साथ गरीब देश और उनकी कंपनीज भी पैसा देंगी। तो इसमें एक तरह से कह सकते हैं आमने सामने स्टेलमेट जैसी स्थिति आ गई। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई कि अभी तक जिस हम लोगों के ऊपर किसी भी तरह का जिम्मेदारी हुआ ही नहीं करती थी, और अब जो है यहाँ पे जिम्मेदारी बढ़ के पैसे भी हमें देने हैं। तो जाहिर सी बात है इस पर कोई सहमति बनने वाली नहीं है। दूसरी चीज जब हम कहते हैं कि ये स्कोप की एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम जब कहते हैं एक स्पेशल तरह का फंड होता था, जिसको हम कहते थे लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड, इसके बारे में बात हुई थी कोप 28 में। कोप 28 जो कि दुबई में हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि एक स्पेशल तरह का फंड बनाएंगे जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। यानी जो जितने भी पुअर कंट्रीज हैं उनमें क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के मुख्य आरोपी कौन है, कल्प्रिट्स कौन है? सो कॉल्ड रिच नेशन। तो रिच नेशंस के जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये पुअर कंट्रीज हैं, जैसे कि बांग्लादेश है या बाकी के अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनमें बहुत सारा लॉस हो रहा है। और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन वगैरह आते हैं, उनकी वजह से वहाँ पे बहुत सारा डैमेज होता है। तो इस डैमेज से लड़ने के लिए, चूंकि इन देशों के पास इससे लड़ने की क्षमता मौजूद नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, एक फंड बना देते हैं। और इस फंड के पैसे से जो है इनके यहाँ जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई अगर साइक्लोन वगैरह आएगा, तो उसमें ये लोग उससे लड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से लड़ पाएंगे। लेकिन अब इस लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में जो संकल्पना की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि इसको कई $100 बिलियन का होना चाहिए। भाई इतने सारे देश हैं, इतने सारे लोगों की ज़रूरतें हैं, तो लॉस एंड डैमेज फंड भी क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटे मोटे फंड से काम नहीं होगा। लेकिन आज तक कोप 28 के बाद अभी कोप 30 आ गई, लेकिन अभी तक इसमें लगभग लगभग $1 बिलियन ही खर्च हुआ है। इसका मतलब वादे तो कागज पे बड़े बड़े कर दिए गए, लेकिन जब हम कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज पर उतर के हम देखते हैं तो वहां पे कोई ठीक से काम किया नहीं गया। तो एक ये भी बड़ी समस्या रही कि कोप 30 तो जैसे लग रहा है कि बैठ के बस चाय पीनी है और वापस लौट आना है। इससे कुछ हल होगा कि नहीं होगा, ये तो 21 नवंबर के बाद ही पता चलेगा, जब इसका फाइनल ड्राफ्ट तय होगा। अभी के लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते। फिर जो सबसे ज्यादा मेजर पॉल्यूटर कंट्रीज हैं, जिसमें आते हैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ की सत्ता संभाली तब से अमेरिका की पॉलिसीज ही चेंज हो गई। इन्होंने तो कहा कि हम इस सब झमेले में नहीं पड़ेंगे, हमें ये कोप 30 और कोप 20 का खेल ही नहीं खेलना, और अपने आप को इस समझौते से ये बाहर लेके चले गए कि हमें अमेरिका जो है, अमेरिका अपना कोयला जलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करेगा पहले की तरह, और अभी 2 महीने बाद ये पूरी तरह से जो है इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के जो ये सारा का सारा सिस्टम है, इससे ये सब बाहर चले जाएंगे। तो जब सबसे वर्ल्ड का मेजर पॉल्यूटर्स में से एक ही इसका हिस्सा नहीं है, तो आपस में बैठ के नीचे के लोग कोई बात करें, कोई फंड भी कम हो जाएंगे क्योंकि अमेरिका नहीं है, और जाहिर सी बात है सब लोग मिलके अपना क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम कर रहे हैं, और अमेरिका क्या कर रहा है, एमिशन को बढ़ाता ही चला जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें देख के लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई खास असर पड़ने वाला है। और जो हम कहते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग और जो पोल्यूशन, उसका लेवल जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, वो लगता है कि ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अगर कुछ इसमें कंक्रीट हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, तो ये हमारे देश के लिए, ये विश्व के लिए और ये मानव जाति के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जैसे कि कांग्रेस के सेशन के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने किसी ज़माने में कहा था कि ये कांग्रेस के सेशन से कुछ निकलता नहीं, ये बस 3 दिन का तमाशा है। तो कुछ-कुछ ऐसा ही लगता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से कुछ होता नहीं, लिखा-पढ़ी हो जाती है। बड़े-बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो हवाई जहाज़ में बैठ के ढेर सारा एमिशन करते वक़्त वहाँ तक पहुँचते हैं, उन शहरों तक पहुँचते हैं, वहाँ होटलों में रहते हैं, बातचीत होती है, खूब सारा पैसा खर्च होता है, बड़े-बड़े सेक्रेटेरिएट्स में बहुत सारे कागज़ रंगीन किए जाते हैं, और उसके बाद निकलता कुछ नहीं है, और लोगों के लिए बस ये रहता है कि नए-नए फैंसी नाम निकाल के ले आते हैं ये लोग कि अब की बार हम ये करेंगे और अब की बार हम वो करेंगे। फिलहाल 30वां कोप है ये, और कोप 30 तक हम पहुँच गए, और आज तक कुछ कंक्रीट तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं इस आशा करता हूँ कि इस बार के कोप में कुछ ऐसी चीज़ें हो पाएँ जिसकी वजह से हमारे आने वाली पीढ़ी कम से कम उसको एक अच्छा भविष्य मिल सके, अच्छी जलवायु में और अच्छी खुली हवा में वो सांस ले सके। तो ये था कोप 30। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द फिलोसफिकल डिवाइड इन द क्लाइमेट नेगोशिएशन। तो जो फिलोसफिकल डिवाइड है, यानी कि वही अमीर देशों और गरीब देशों के बीच में जो फिलॉसफी का डिवीजन है, उसके बारे में ये क्वेश्चन बात कर रहा है। 4 स्टेटमेंट दिए और देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है डेवलप्ड कंट्रीज। ध्यान दीजिए, जब भी शब्द आएगा डेवलप्ड कंट्री तो उसके लिए हम लोगों ने अभी तक बात की थी, उनको हमने कहा था रिच कंट्रीज या अमीर देश। तो डेवलप्ड कंट्री वांट्स हायर मिटिगेशन, डेवलपिंग कंट्रीज वांट्स लोअर टारगेट। देखिए, डेवलपिंग जो अमीर देश है वो क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिटिगेशन हो, यानी कि क्लाइमेट चेंज ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करे, और गरीब देश चाहते हैं कि उनके टारगेट्स जो हैं वो कम से कम रखे जाएं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है डेवलपिंग कंट्रीज एम्फेसाइज फाइनेंस एंड इक्विटी। तो जो विकासशील देश हैं वो किस पर एम्फेसिस कर रहे हैं, वो फाइनेंस पर और इक्विटी यानी कि बराबरी पर एम्फेसिस कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज प्रायोरिटाइज ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और जो अमीर देश कह रहे हैं कि भाई तुम्हें क्लाइमेट चेंज अगर से लड़ना है तो जितनी भी जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो सब हम देने को तैयार है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे वो एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है डेवलपिंग यानी कि गरीब देश हाईलाइट हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जिसने ज़्यादा पॉल्यूशन किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, एंड फाइनेंस गैप्स while developed countries push ambitious targets with inadequate finance। तो वही बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बारे में बात करिए, और दूसरा जो है फाइनेंस गैप की $100 बिलियन की ज़रूरत है और आप $1 बिलियन दे रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जबकि डेवलप कंट्री कह रहे हैं कि टारगेट्स और बड़े करो। अभी अगर आप भारत के ऊपर टारगेट है कि 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रिड्यूस करना है, तो इसको बढ़ाओ, 100 टन से कम नहीं, काम नहीं चलेगा, इसको 1000 टन कर दो और कम करो। ठीक है, एम्बिशियस टारगेट और विद इनएडिक्वेट फाइनेंस। लेकिन हाँ, इसके लिए कोई पैसा वैसा हमसे मिलने की पाने की कोई उम्मीद मत करना। तो ये है तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट करा बोथ साइड नाउ एग्रीज फुल्ली ऑन फाइनेंस एंड एम्बिशन गोल्स। तो दोनों तरह की साइड जो है, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन दोनों में अब जाकर सहमति बन चुकी है हर मुद्दे पर। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो सकते हैं या कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला है डेवलप्ड कंट्रीज वांट्स हायर मिटिगेशन, डेवलपिंग कंट्रीज वांट्स लोअर टारगेट्स। तो हायर मिटिगेशन के बारे में तो बात नहीं करें, ठीक है।
हायर मिटिगेशन के बारे में डेवलप्ड कंट्रीज बात नहीं करते कि उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगे, किसी भी तरह की चीज़ें वो कम कर सकें। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जो है लोअर टारगेट्स की बात, हाँ वो तो कहते हैं कि टारगेट थोड़े से लोअर करो, आधा सच है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही नहीं है। दूसरा कहता है डेवलपिंग कंट्री एम्फेसाइज फाइनेंस एंड इक्विटी, वो तो बात सही है, फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, इक्विटी के बारे में बात करते हैं। और डेवलप्ड कंट्री प्रायोरिटाइज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नहीं टेक्नोलॉजी भी नहीं देंगे। अमीर लोग कह रहे हैं कि हाँ जो भी करना खुद से करो, हम टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कर देंगे लेकिन फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको नहीं मिलेगा। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका गलत हो जाता है। तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं और लगभग अंदाजा लग ही गया होगा आपको कि डेवलपिंग कंट्री जो है, गरीब देश, किसके बारे में बात करते हैं, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसके बारे में, फाइनेंस गैप्स के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज एम्बिशियस गैप्स के बारे में बात कर, एम्बिशियस टारगेट्स के बारे में, टारगेट बढ़ा लो, और इनएडिक्वेट फाइनेंस, लेकिन पैसा नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट नंबर सी आपका सही हो जाती है। और जो चौथा स्टेटमेंट जो कह रहा है, जो अपने आप ही में कल्पना की बात लगती है कि दोनों के दोनों लोगों के बीच में हर मुद्दे पर सहमति बन गई, वो तो कल्पना से परे वाली बात है। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर डी आपका सही नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे जो 4 स्टेटमेंट थे उसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।